हेलो दोस्तों, आज हम क्यूट पीजी एलएलएम के 2022 पेपर का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे विद सॉल्यूशंस। एंड आई होप आपने मेरा अपडेट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि 2024 से क्यूट पीजी एलएलएम में इंग्लिश रीजनिंग वाले सेक्शंस को हटा दिया गया है और बस लॉ वाले सेक्शन ही पूछा जाएगा। तो बिना किसी और डिले के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आईपीसी से है, whoever does anything with intention of causing wrongful gain to any person or wrongful loss to another person is said to do that thing. And हमारे ऑप्शंस है fraudulently, dishonestly, deceitfully या wrongfully. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 dishonestly. सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑफेंस ऑफ राइटिंग एज पर सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? अनलॉफुल असेंबली होता है, राइट, फोर्स होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, बट कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ। तो मेरे को कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन कौन बताएगा? आई गेस ये सबको ही रटा हुआ है। सेक्शन 299 एंड मर्डर का होता है सेक्शन 300। पर क्या मुझे कोई बीएनएस का सेक्शन बताएगा जो चेंज हो गया है? भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में कल्पेबल होमिसाइड दिया है सेक्शन 98 में एंड मर्डर दिया है सेक्शन 99 में। तो ये भी आपको साथ में याद करना जरूरी है क्योंकि आगे अब यही चलेंगे। अच्छा, कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इन केस ऑफ, ये कहाँ दिया है? ये दिया है मर्डर के एक्सेप्शंस में, मतलब सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस में टोटल 5 एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन हमारा होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये हमारा सी ऑप्शन में दिया है, तो मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट थर्ड एक्सेप्शन होता है हमारा ऑफेंडर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है एंड एक्सीड कर जाता है पावर वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, तो ये भी सही है। फोर्थ एक्सेप्शन हमारा होता है सडन फाइट या सडन क्वेरल, इसमें लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एंड लास्ट एक्सेप्शन हमारा होता है टू टेक द रिस्क विथ ओन कंसेंट, तो ये तो दिया नहीं है, तो ये सही गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे सही है। ऑप्शन नंबर ई देखो, डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट बट एक्सीडिंग हिज पावर आउटसाइड द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पे नहीं था और कुछ ऐसा गलत कर देता है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो उसको राइट नहीं मिलता है कि आप कल्पेबल होमिसाइड विदाउट मर्डर के एक्सेप्शन में आ जाओ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी ओनली, राइट। एंड हमारा फिफ्थ एक्सेप्शन जो है ओन कंसेंट, ये भी आप याद रखना, कई बार हो सकता है कि ऑप्शंस एक्सचेंज करके कुछ और आ जाए। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये सिंपल होते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। एक होता है हमारा एसर्शन एंड रीजन वाला, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर ये तो बहुत ही सिंपल है। वो भी आएंगे, एसर्शन रीजन वाले भी आएंगे, वो भी समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 दिया है, फ्रॉडलेंट ऑल्टरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वेर एडेड टू चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स बाय आईटी एक्ट 2000। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। इसमें से एक भी गलत होती तो आप 1 ट्रू सेकेंड फॉल्स या फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू और दोनों गलत तो बोथ फॉल्स। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स दिए और जो मैं बात कर रही थी अभी एसर्शन एंड रीजन की, वही आ गया। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा एसर्शन एंड दूसरा दिया जाएगा रीजन।
दोनों स्टेटमेंट्स हम पहले सेपरेटली पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर इसमें से एक भी गलत है तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि वन राइट एंड अदर रॉन्ग वाले ऑप्शंस, थर्ड एंड फोर्थ वाला आपको चूज करना होगा। बट अगर दोनों सही है तब हमें देखना पड़ेगा कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का या नहीं। मतलब वो या तो वो इंडिपेंडेंटली सही है या तो वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते से आपको समझ आ जाएगा। Assertion है even in the absence of national legislation every humans enjoy human rights, जो कि सही है, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द रीजन है human rights are universal, inalienable and inherent। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऑब्वियसली देखो, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, इनहेरेंट है, मतलब इनसे कोई छीन नहीं सकता कोई आपसे। इसीलिए अगर कोई नेशनल लेजिस्लेशन नहीं भी होता ह्यूमन राइट्स पे तो भी हर ह्यूमन का राइट है ह्यूमन राइट्स। तो इसलिए ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। तो एक साइड आपको दी हुई है लीगल मैगजीन्स एंड दूसरे साइड उसका एक्सप्लेनेशन है। तो पार्डन विथ माय प्रोनाउंसिएशन ऑफ लीगल मैगजीन्स, ओके। पहला है कंटेम्प्रोनिया एक्सप्लोसिट एस्ट फॉर्टिसमा इन लेगे। तो इसका मतलब होता है the finest way to interpret a text is to read it as it is would have read when it was construed. Next maxim है lex posterior derogate priori। इसका मीनिंग होता है a later law repeals an earlier law। नेक्स्ट मैगजीम है इम्पोर्टेनिया एक्सक्विजे लेमे। इसका करेक्ट मीनिंग होता है इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेस द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। एंड लास्ट मैगजीम है हमारा एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट इनक्लूजो ऑल्ट्रस। इसका मीनिंग होता है एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में आप कह सकते हो डिवाइड होते हैं, एक इंटरनल एड, एक होता है एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आप इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हो, एंड जो एक्सटर्नल एड होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से हेल्प ली जाती है। तो इसमें आप देखो तो स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन जो होते हैं वो एक्सटर्नल एड होता है, बाकी प्रिएम्बल, मार्जिनल नोट्स, शेड्यूल, ये सारे इंटरनल एड होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है और ये केस लॉस पे बेस्ड है। सबसे पहला है इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये रिलेटेड है हमारा केस लॉ स्टैनले वर्सेस पॉवेल से। फिर है एक्ट ऑफ गॉड, ये हमारा रिलेटेड है निकोलस वर्सेस मैशलैंड से। फिर है विकेरियस लायबिलिटी, ये हमारा रिलेटेड है मर्सी डॉक एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिन्स। एंड लास्ट हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये हमारा रिलेटेड है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी से। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग और केस लॉ पे ही है। पहला है हमारा MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है क्योंकि ये बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। फिर है रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये पूरा ही चार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेम टू सेम चार्ट किसी और एग्जाम में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, या तो 2023 के पेपर में है या AIB के पेपर में है, पर ये एग्जैक्ट सेम चार्ट मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है किसी पेपर को डिस्कस करते हुए। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर से कि अगर जैसे बेसिकली केस लॉस क्या होता है लोग याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने ये सॉल्व किया होगा तो आपको ये प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा।
तो ये सारे केस लॉज एंड उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर है समीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इसमें समीर मेहता है एंड उसमें भी सेम समित मेहता उसमें भी था, तो एग्जैक्ट चार्ट कॉपी किया गया, आई एम श्योर। इसका करेक्ट आंसर है मरीन पॉल्यूशन। एंड लास्ट है हमारा वेलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है हमारा टैनरीज। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग ही, पर ये है जूरिस्प्रूडेंस से, स्कूल ऑफ लॉ पूछा गया है। पहला है डुगविट, ये हमारा है सोशियोलॉजिकल स्कूल से। फिर है साविंगे, ये है हिस्टोरिकल स्कूल से। केल्सन है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड बेंथम एनालिटिकल स्कूल। तो ऑप्शन नंबर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइनली हमारा मैच द फॉलोइंग तो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 prohibits commercial surrogacy, correct, allows allotheoretical surgery for infertile couples, correct, the couples may be Indians or foreigners, correct, the surrogate may be a close relative of intending couple, ये सही नहीं है, close relative नहीं होता। then है provides for establishment of national surrogacy board, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर है ए बी सी ई। नेक्स्ट है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू अवॉर्ड ऑफ डेथ पेनाल्टी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है डेथ पेनाल्टी मस्ट नेवर बी अवॉर्डेड, ये फॉल्स है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नेवर बी अवॉर्डेड है, बट ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलना चाहिए। और ये डॉक्ट्रिन कौन से केस लॉ में है, मुझे ये केस लॉ को कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर है डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी अवॉर्डेड इफ नंबर ऑफ विक्टिम एक्सीड 6, ये तो एकदम ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो आप बोल सकते हो प्राइमा फेसी रॉन्ग। नेक्स्ट है द कोर्ट अवॉर्डिंग द सेंटेंस मस्ट कंसिडर ऑल एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, ये ट्रू है, मतलब कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस तो कंसिडर करेगी। एंड लास्ट है whenever the penal law provides for death penalty it must be awarded, ऐसा नहीं होता, मतलब जहां जहां लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको देना ही कंपलसरी है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन पे। इस पे मैंने शायद एक शॉर्ट्स बनाई थी 1 मिनट के अंदर की है, मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव में भी ना हो, बट 1 मिनट की है तो आप देख ही सकते हो। तो हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू बी राइट टू बी फॉरगॉटन। पहला है द राइट टू बी फॉरगॉटन इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, क्योंकि राइट टू बी फॉरगॉटन कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर राइट वाज अफर्म्ड इन जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करेक्ट है, इस केस में ये हाईलाइट हुआ था। इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट, क्योंकि इस केस में बोला गया था राइट टू बी फॉरगॉटन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन, तो आप पहला जो ऑप्शन उसको अपने आप ही समझ जाओगे कि गलत है। नेक्स्ट है हमारा द राइट हैज बीन गवर्न्ड इन द आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट है इट इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वंस क्राइम्स एंड कन्विक्शन टू ईज सोशल इंटीग्रेशन, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4th बी सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज, ऑप्शन है गिफ्ट, an agreement made orally on account of love and affection, an agreement made in writing and registered on account of love and affection, next a promise to pay a time barred debt, and for a past voluntary service।
तो ये सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि एन एग्रीमेंट जो लव एंड अफेक्शन का होता है वो आप विदाउट कंसिडरेशन तो कर सकते हो, बट उससे रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी तीसरे को कुछ करने का राइट नहीं होता, लेकिन बेनिफिशियरी अगर हो तो वो कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता, मैरिज सेटलमेंट में हो सकता है, पार्टीशन में हो सकता है, कॉन्वेंट्स रनिंग विथ लैंड हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी ई ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवी डाइसीज रूल ऑफ लॉ इंक्लूड। तो एवी डाइसी क्या बताता है रूल ऑफ लॉ? तो उसमें हमारा होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही टू स्टेटमेंट्स वाला है। एज लॉन्ग एज असर्शन एंड रीजन वाला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑफर, एंड दूसरा स्टेटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इन राइटिंग और ओरल। तो इसमें हमारे पहला स्टेटमेंट देखो जो है वो सही है, मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी इन राइटिंग और ओरल, ये गलत है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which act mandates all financial institutions to maintain a record for all forms of transaction? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम कहते हैं पीएमएलए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच क्रिमिनल प्रोसीजर टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, एफआईआर एंड पुलिस रिपोर्ट। सी सबसे पहले एफआईआर होती है, आई गेस ये तो सबको ही पता है, जो नॉन लॉ स्टूडेंट है उन्हें भी पता है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। फिर उसके बाद पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो कि जज करते हैं। फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो इवन अगर आपको सपोज एग्जाम टाइम में नहीं समझ आ रहा कि क्या ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप ऑप्शंस कट करते चलो। सबसे पहले एफआईआर होता है, तो सबसे पहले आप देखो डी स्टार्टिंग में किस में है, तो इसमें तो सब में डी है, क्योंकि उनको भी पता है कि एफआईआर तो सबको पता होगा। नेक्स्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अब जब आप देखोगे कि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आपको थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन तो गया, यानी फर्स्ट टू ऑप्शन में से कोई है। फिर आप दिमाग लगाओ कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद तो पहले पुलिस ही अपना काम कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही जज के पास जाएगा, तो पुलिस रिपोर्ट बनेगी। जैसे ही आपको पता चला पुलिस रिपोर्ट बनेगी, यानी ई सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इससे आप कर सकते हो कि मतलब अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करते चलो रॉन्ग आंसर्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन? वाटर एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑब्वियसली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मैच द फॉलोइंग, पर ये है कंपनी लॉ पे, एंड कंपनी लॉ के केस लॉज है। सबसे पहला है सॉलमन वर्सेस सॉलमन। आई मीन ये सबसे फेमस केस लॉ है कंपनी लॉ का। अगर ये नहीं पता तो कंपनी लॉ मतलब नाम के बराबर पता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। एंड अगर आप देखो तो एक ही ऑप्शन में मतलब पहले ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि इसके सारे राइट आंसर्स क्या है।
और इस पे मैंने एक एनिमेटेड केस लॉ भी बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी है, तो आप देख सकते हो। आई मीन अगर आप ये देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा ये केस लॉ। इनफैक्ट इसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट एंड फॉर्स वर्सेस हार्बटल पे भी मैंने एनिमेटेड केस लॉज बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार आपको देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं। तो इसके सारे आंसर्स तो हमें पहले ही पता है। ली वर्सेस नेक्यूटिफिल एसफेल्ट है हमारा रिजर्व फंड। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट एंड फॉर्स वर्सेस हार्बटल है मेजॉरिटी राइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है एवरी लिस्टेड कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर मस्ट अपॉइंट अ केएमपी। एंड दूसरा स्टेटमेंट है अ पर्सन में एक्ट एज अ केएमपी इन मोर देन वन लिस्टेड कंपनी बट द मेंबर मस्ट नॉट एक्सीड 5 कंपनीज। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है, बिकॉज एक पर्सन अगर होल टाइम केएमपी है किसी कंपनी लिस्टेड कंपनी का, तो वो किसी और कंपनी में केएमपी नहीं बन सकता एक्सेप्ट उसकी सब्सिडरी कंपनी। तो 5 की तो बात ही नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑल्दो अगर आप आंसर की देखोगे जो कि रिलीज की गई थी आंसर्स के लिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि बोथ आंसर्स आर रॉन्ग बट आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लेट मी नो if you feel the same or you feel कि statement number 1 is wrong and with proper explanation also कि क्यों ये गलत है। Because rule 8 of companies appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014 में दिया है कि अगर पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर है तो a whole time KMP should be appointed. So let me know if you find something contradictory. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion and reason वाला। पहला assertion देखते हैं। The article of association of a company may restrict the rights of shareholders to petition for winding up of a company। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर एक्ट ने हमें राइट दिया है कि शेयर होल्डर वाइंडिंग अप पिटिशन डाल सकते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता। तो आप ऐसी स्टेटमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो एजर्शन मतलब रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, लेकिन रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। रीजन की स्टेटमेंट है इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द एक्ट विल प्रिवेल। यही एग्जैक्टली मैं आपको ऊपर समझा रही थी कि अगर कंपनीज एक्ट में राइट है तो आर्टिकल नहीं कर सकता, मतलब विच मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन रीजन हम एजर्शन पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन का नहीं देखते, रीजन देखते करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का कि नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 3। assertion is not correct but reason is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा given below are two statements। तो अब ये assertion और reason वाला नहीं है, तो बस independently statements को देखना है। पहला है notice for meeting must be given to every member of a company in writing 21 days before the meeting, which is correct. And statement number 2, notice shall be deemed to be received at expiration of 48 hours from the time of posting, which is also correct. So both statements are correct. Option number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। अब इसमें देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, तो आप देखो कि क्या बेटर मैच है। तो इससे आपको रियलाइज होगा कि ये अपोजिट पूछना चाह रहा है। जैसे राइट हमारा होता है, अगर राइट्स होते हैं तो हमारे पास ड्यूटीज आ जाती है, उसके पावर के साथ हमारे साथ लाइबिलिटी आ जाती है। फिर प्रिविलेजेस के साथ हमें नो राइट्स, मतलब अगर हमें प्रिविलेज मिल रहा है, राइट्स मिल रहा है, तो नो राइट्स भी होता है। फिर इम्यूनिटी के साथ हमारा आ जाता है डिसेबिलिटी, मतलब अगर आपको किसी चीज़ की स्पेशल राइट मिली है तो फिर आपको डिसेबिलिटी भी मिल सकती है। तो अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हेनरी मेने द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ आर। तो सबसे पहले उसके हिसाब से जो है लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन आया। उसके बाद हमारा आया कस्टमरी लॉज। उसके बाद हमारे नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट पे आया। उसके बाद हमारा कोडिफिकेशन हुआ लॉ का, एंड देन लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन आया। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ सी में दिया है EDABC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज जजमेंट्स डज नॉट डील विद ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। ये सेम क्वेश्चन वही फिर से मैं बोलूँगी AIB या 2023 में आया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने मतलब उन पे भी बनाई थी, तो ये सेम क्वेश्चन उन पे भी था। तो मतलब विच मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस एस्पेक्ट से। इसका करेक्ट आंसर है सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन 2 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्शन एंड रीजन का है। पहले एजर्शन देखते हैं। ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड आई थिंक ये मैगजीन सारे लॉ स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, तो विच इज करेक्ट। तो रीजन देखते हैं। इट मीन्स दैट नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, तो विच मीन्स आर इज करेक्ट प्लस आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, where the legislation is complete in itself but its operation depends on fulfillment of certain condition and the power to determine whether or not the said conditions have been fulfilled has been delegated. This type of legislation is called conditional legislation। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 स्टेटमेंट्स वाला। To establish the tort of negligence, the plaintiff has to establish that defendant owned the plaintiff an exceptional duty of care। ये statement गलत है। Statement 2, the plaintiff to claim a tort of negligence must also establish that defendant breached the duty। ये सही है statement। तो इसका correct option हो गया हमारा option number D। Statement 1 is false but statement 2 is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अमाउंट टू प्राइवेट न्यूसेंस? इंक्रोचमेंट, ईजमेंटरी राइट्स, डायरेक्ट फिजिकल इंजरी टू द लैंड, या इंटरफेरेंस विद क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ईजमेंटरी राइट्स प्राइवेट न्यूसेंस को अमाउंट नहीं करता, क्योंकि वो हमें एक राइट क्रिएट करता है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion and reason पे। A fair and bona fide comment is no liable, which is true, and reason का statement है, the defense of fair and bona fide comment may be claimed only if the said comment is made in public interest। This statement is true and also explains the assertion कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हो तभी वो लाइबल नहीं माना जाएगा, अदरवाइज अगर आपका इंटेंशन बैड है तो वो लाइबल ही होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। सी इट इज assertion and reason is not difficult if you know the answer and if you know the both statements are correct and why it is correct. So it is not that hard if you know what it means, right? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच लेजिस्लेशन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मोनोपोलीज एक्ट 1984, कॉम्पिटिशन एक्ट 1984, या मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट हमारा assertion एंड रीजन पे है।
assertion है a student P requests the examining body to provide details of candidate Q for the upcoming entrance exam under a RTI application. The request is rejected by the public information officer of the examining body. सी आरटीआई में आप किसी और की डिटेल्स अंटिल वो पब्लिक फिगर हो एंड कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में आप लेना चाह रहे हो तो ही आपको मिलती है। आप किसी और की पर्सनल डिटेल्स वहां से नहीं निकलवा सकते आरटीआई बोल के, राइट। तो उसने कुछ गलत नहीं करा, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा रीजन है कि information that is related to personal information of a person and disclosure of which has no public interest need not be disclosed as per section 8(1)(j) of RTI Act। यही मैं अभी आपको बता भी दी थी। सो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। And do let me know in the comment section that you like this video or not, the explanations and everything, and you want part 2 or not, which I think I will obviously do, but still let me know, okay? See you till then.